ये जो कभी आना कभी ना आने वाला चक्कर रखा है ना सीए में, फिर देख लें कुछ और कर लें इससे बेहतर। अच्छा, एक सौ एक दो बुखार तक तो बंदा आ ही जाता है। पेज नंबर 107, 108, 108 से अगला सफ़ा 109, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा भाई, सवाल में लिखा हुआ है कि प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है और इंटरेस्ट इस पे क्रेडिट हुआ है ₹1,00,000, लेकिन लिखें क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। लिखें इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। मेरे आने से पहले कैलकुलेटर, बॉल पॉइंट्स, रजिस्टर, किताब सब कुछ निकाल के बैठा करें। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट जब मिसिंग है तो अब हम क्या करेंगे? मजबूरी में इंटरेस्ट एट 16% और 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर करें या खाली 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लें? खाली 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लें, क्योंकि क्या अवेलेबल नहीं है? इंटरेस्ट रेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मजबूरी में 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लो। अप्रिशिएट। चलो यार करो शुरू। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे पेज नंबर 109 पर। सवाल में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज क्रेडिट ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 एंड द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड। अब मोहतरम, अगर फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो वो 1/3 ऑफ सैलरी और इंटरेस्ट रेट 16% करके हायर ऑफ को हमने एग्जाम करना होता है, लेकिन वी आर वेरी अनलकी कि इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, इसलिए 16% वाला निकाला नहीं जा सकता। इसलिए बहालत मजबूरी हम हायर ऑफ के चक्कर में पड़ेंगे या सिर्फ 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर लेंगे। तो ये सवाल ज़रा ट्राई कर लीजिएगा होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सिर्फ 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर किया हुआ है मजबूरी में। नोट पढ़ें, इफ़ की जगह कर दें एज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, वी विल सिंपली कंपेयर विद 1/3 ऑफ सैलरी। क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है इसलिए हम 1/3 ऑफ सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं। चलें जी नेक्स्ट। अब जी एक आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होनी है, डेट इज़ ऑन पेज नंबर, you can see page number 86। एक बार याद रखिएगा कि हाइब्रिड में लेट आने पर वो होता है जो दुनिया देखती है। पेज नंबर 86 का टॉप। चलें जी, फ्रेश माइंड के साथ शुरू करें। पेज 86 का टॉप। एक बात याद रखिएगा कि जो सैलरी है ना, उस पर जो टैक्स होता है
ज़ाहिर बात है एम्प्लॉई अगर सैलरी कमा रहा है तो एम्प्लॉई ही की जिम्मेदारी है कि अपनी सैलरी पर टैक्स दे। कई दफ़ा एम्प्लॉयर इतना सखी बन जाता है कि एम्प्लॉयर कहता है तुम्हारी सैलरी पर टैक्स मेरी तरफ से, यानी टैक्स ऑन सैलरी विल बी बोर्न, बर्दाश्त किया जाएगा बाय एम्प्लॉयर। या फिर कहा जाता है एम्प्लॉय को टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है, यानी इसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। पढ़ें, जब कोई एम्प्लॉयर मान जाए कि वो टैक्स पे करेगा एम्प्लॉय की सैलरी पे, जब कोई एम्प्लॉयर मान जाए कि वो एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स पे करेगा तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी जाएगी बाय द टैक्स पेएबल बाय एम्प्लॉयर। जो टैक्स पे करेगा उससे एम्प्लॉय की सैलरी क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। वेयर कोई एम्प्लॉयर मान जाए कि वो पे करेगा टैक्स एम्प्लॉय की सैलरी पर, तो फिर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी जाएगी उस अमाउंट से पेएबल बाय एम्प्लॉयर, जो टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया उसका। ये भी एक तरह का बेनिफिट होगा ना, जैसे एम्प्लॉयर गाड़ी देता है, घर देता है, तो एम्प्लॉयर ने कहा मैं तुम्हारा टैक्स दे दूं, तो एम्प्लॉयर गाड़ी देता है, घर देता है, कोई और बेनिफिट देता है, तो वो सैलरी में ऐड होता है, बेसिक सैलरी में, यूटिलिटीज अलाउंस में ऐड होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगला पेज। मिस्टर बी हैज़ प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डिटेल। मिस्टर बी ने आपको ये डिटेल प्रोवाइड की है। बेसिक सैलरी है 40,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस है 30,000 पर मंथ, टैक्स ऑफ 500 विल बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। 500 रुपये का टैक्स एम्प्लॉयर ने कहा है मैं तुम्हारा बर्दाश्त करता हूँ, परेशान ना हो, रिलैक्स रहो, तुम्हारा 500 रुपये का टैक्स मैं बर्दाश्त करता हूँ, तुमने परेशान नहीं होना, ये 500 रुपये का जो तुम्हारा टैक्स है वो मेरी तरफ से। बेसिक सैलरी कैलकुलेटर निकालें जरा सारे, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब ये जितनी कैलकुलेशंस है ना आप लोगों ने कैलकुलेटर पे भी करानी है और आज चैप्टर 4 में भी जाना है, वरना ये जो नया कॉन्सेप्ट है आपको समझ नहीं आएगा आज। हाउस रेंट अलाउंस मल्टीप्लाइड बाय 360,000, टैक्स बेनिफिट बस एज इट इज ऐड कर दें 500 रुपया, टैक्स बेनिफिट के नाम से ये 500 रुपया ऐड कर दें। अच्छा जी, अब मुझे बता दें व्हाट इज द जवाब, जवाब क्या आ रहा है, 84,500। So it is my income from salary and it is also taxable income। इस पर टैक्स निकालें। टेबल 2 में ही जाएंगे क्योंकि सारी सैलरी है। ये बेसिक सैलरी सैलरी नहीं होती, ये सारी सैलरी होती है। 84,500 इज इनकम फ्रॉम सैलरी। टैक्स निकालें जी चैप्टर 4 में जाके। मुझे नजर आ रहा है हाइब्रिड में जो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, जहां चैप्टर 4 नजर ही नहीं आ रहा। मैं एक एक करके रो बताना शुरू करूं, जो लोग चैप्टर 4 निकालने की बॉदरेशन ही नहीं कर रहे। सेकंड रो, फिफ्थ रो, जल्दी चैप्टर 4। आप लोग अपनी रो में मत ढूंढने कौन नहीं कर रहा, मैं इधर से गिन रहा हूँ, खुद ढूंढने लग जाते हैं, पता नहीं मुझे तो नहीं कह रहे जी। 2.5% ऑफ 240। क्या ये टैक्स एम्प्लॉय ने देना है या इसका 500 एम्प्लॉयर ऑलरेडी पे कर चुका है?
भाईजान ये 500 रुपया इनकम में भी ऐड होगा इस वजह से कि ये बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, और ये एंड पे माइनस इसलिए होगा कि इतना टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के जरिए गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है। तो कितना टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने जमा करवा दिया है गवर्नमेंट के खजाने में? 500 लेस टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में कितना जमा करा चुके हैं? 5 ये वो टैक्स है जो अब एम्प्लॉय ने खुद जमा करवाना है। ओके, जल्दी नोट करें। कर लिया नोट? तो हाथ खड़ा करें जरा, शुक्रिया। चलें जी, अब इसको पढ़ना शुरू करें। पहला सवाल प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर ए ने आपको फॉलोइंग डेटा प्रोवाइड किया है, पेज नंबर 86। उसने बताया कि मेरी बेसिक सैलरी है 3,40,000 पर मंथ, मेरा हाउस रेंट अलाउंस है 1,30,000 पर मंथ, और मेरी सैलरी पर जो टैक्स है वो बर्दाश्त कर रहा है एम्प्लॉयर। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। मेरी सैलरी पर जो टैक्स बर्दाश्त कर रहा है वो कौन बर्दाश्त कर रहा है? सारा टैक्स या सिर्फ 500? सारा टैक्स, जितना भी टैक्स उसका बनता है वो सारा का सारा कौन बर्दाश्त कर रहा है? एम्प्लॉयर। लेट्स स्टार्ट। इसको जिस तरह किताब में सॉल्यूशन हुआ हुआ है, मैं ज़रा उससे बेहतर तरीके से सॉल्व करने लगा हूं। वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम सैलरी, उससे ज़रा बेहतर तरीके से सॉल्व करने लगा हूं। बेसिक सैलरी बोलें जी, ज़रा 12। हाउस रेंट अलाउंस जी, टैक्स बेनिफिट वर्किंग नंबर 2 से मैं निकालूंगा। टैक्स बेनिफिट यानी कितना टैक्स वो है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बर्दाश्त करने को तैयार है।
इसके बाद जो मेरा जवाब आएगा, डेट विल बी माई इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सवाल के फेस पे जाएगा। वर्किंग टू, टैक्स बेनिफिट, कितना टैक्स है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का बर्दाश्त करने को तैयार है। अच्छा, यहां पर मादरत एक छोटी सी चीज, सॉरी, यहां पर एक सब टोटल कर दें, 5640,000,000, फिर हेडिंग दें, ये वाली हेडिंग तो नहीं, ये लिखें लाइन टैक्स बेनिफिट, वर्किंग नंबर 2, मादरत। ये फिर जो जवाब आएगा इससे मेरी निकल आएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा भाई, आप बताएं एम्प्लॉय की सैलरी इनकम कितनी है जिस पे एम्प्लॉयर टैक्स देने को तैयार है? 56,40,000। इस पर सारा टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार है। टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बोर्न बाय, सैलरी पे टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा कि वो सैलरी पे टैक्स देगा। सैलरी इनकम 5,000,000, ये सैलरी है। इस 56,40,000 पर सारे लोग आज टेबल 2 में जाके टैक्स निकालें। फोर प्लस जी, जवाब 99,000,000। 56 लाख पर 9,96,000 टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा, गम ना करो, परेशान ना हो, सुना है तुम्हारी इनकम 56 लाख है, उस पे 9 लाख टैक्स मैं देने को तैयार हूं। एफबीआर ने जवाब दिया, इसका मतलब है इसको 56 लाख भी मिल रहा है और 9 लाख जो इसने गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना था वो अब एम्प्लॉयर जमा करा रहा है। इसका मतलब है इसको 9 लाख सेव भी हो रहा है। तो द सैलरी शैल बी ग्रॉस, बढ़ा दी जाएगी जितना टैक्स एम्प्लॉयर पे कर रहा है। असल में इसकी 56,40,000 सैलरी है ना, तो एम्प्लॉयर ने कहा 9 लाख टैक्स मैं दे देता हूं, तो एफबीआर कहेगा इसका मतलब है इसको 9 लाख की खुशी मिल रही है, तो इस सैलरी इनकम में दोबारा डालो। तो अब हम रिवाइज्ड सैलरी इनकम इसकी निकाल रहे हैं। सैलरी इनकम 56,40,000 जमा 996,000। असल में अब इसकी सैलरी 56 लाख नहीं है, इसमें 9 लाख रुपया टैक्स एम्प्लॉयर देने को तैयार है। वो एक और खुशी है जो एम्प्लॉय को मिल रही है। जी, 6636,000,000। जब एफबीआर वालों ने ये 9 लाख रुपए ऐड करवाया एम्प्लॉय की सैलरी पे, तो एम्प्लॉयर ने कहा, सुने तुम्हारी तनख्वाह 66 लाख हो गई है। ओहो, मैंने तो समझा था तुम्हारी तनख्वाह 56 लाख है। सुने, तुम्हारी तनख्वाह तो 66 लाख हो गई है। चलो जाओ, क्या याद करोगे, इस पर टैक्स मैं देता हूं, परेशान ना हो, परेशान ना हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि टैक्स मैं ही तुम्हारी सैलरी पे दूंगा, जाओ क्या याद करोगे। पहला मेरा ख्याल था तुम्हारी सैलरी 56 लाख है, लेकिन अब पता चला तुम्हारी सैलरी 66 लाख हो गई है। चलो जाओ यार, इसी पे मैं टैक्स देता हूं। जाएं जी दोबारा। चैप्टर 2 में, चैप्टर 4 में जाएं, टेबल 2 बताएं जी। 1095 प्लस ऑफ, जवाब 1317।
1317,600। FBR बोला ओहो, पहले तुम उसकी तनख्वाह पे 9 लाख टैक्स देने को तैयार थे, अब सुने 13 लाख देने को तैयार हो। हमने कहा हाँ हाँ, अब तो हम उसकी सैलरी पे 13 लाख टैक्स देने को तैयार हैं। कहते हैं इसका मतलब है तुम उसे 9 लाख का बेनिफिट नहीं दे रहे, तुम तो उसे 13 लाख का बेनिफिट दे रहे हो। तो FBR ने कहा इसकी सैलरी रिवाइज करो। और ये एक ना खत्म होने वाली स्टोरी है, हम शुरू कर चुके हैं गलती से। तो FBR ने कहा भाईजान सुना था कि तुम इसका 9 लाख टैक्स दे रहे हो, लेकिन अब सुना तुम इसका 13 लाख टैक्स दे रहे हो, तो कोई नहीं, ये 13 लाख इसकी सैलरी इनकम में डालो। अब ना आप 56 लाख को वही रखेंगे, 56,40,000 और 1317,600 इसमें डालेंगे और इसकी रिवाइज सैलरी इनकम निकालेंगे। अच्छा ये ना यहाँ पे खड़े होकर एक बात सुन ले, वो मैंने बतानी नहीं थी लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ। करना आपने ये होगा कि पहले 56 लाख में ये डाल लें, ये जवाब आ जाएगा, फिर 56 लाख में ये डाल लें, ये जवाब आ जाएगा। जो करना है वो सुन लें, फिर कैसे करना है क्यों करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। पहले 56 लाख में 9 लाख डाल लें, ये जवाब आ जाएगा, फिर 56 लाख में 13 लाख डाल लें, ये जवाब आ जाएगा। अच्छा नहीं बेसिक सैलरी कहाँ से आ गई। अच्छा इसका ना एक और तरीका भी होता है कैलकुलेट करने का, वो थोड़ा सा लंबा तरीका है, लॉजिकल है, लेकिन वो तरीका मैं चलाना नहीं चाह रहा। वो ये है कि ऑलरेडी रिवाइज्ड इनकम निकली हुई है, तो यहां पर ये लिख लें 66,36,000, यहां पर ये लिख लें और फिर 9,96,000 और 13 लाख का डिफरेंस लें और देखें कितना ज्यादा टैक्स और दे रहा है एम्प्लॉयर, उन दोनों का डिफरेंस लेके वो यहां लिखें। जो जवाब आएगा ना इस प्रोसेस से, वो इससे भी जवाब आ जाएगा। तो शायद जो मैंने पहले बात की है अभी वो आपको समझ ना आई हो, छोड़े पर डिलीट करें, उसको छोड़ें। कई दो तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से पहुँचा रहा हूँ। जो पेपर में तरीका लगाना है वो सुन लें। 56 लाख में पहले 9 लाख ऐड करना है, ये आ जाएगा, फिर 56 लाख में आपने 13 लाख ऐड करना है, ये आ जाएगा जी। 56 लाख में 13 लाख ऐड करें, 69,600। अब इसके ऊपर टैक्स निकालें। सारे जाएं आज दोबारा चैप्टर 4 में टेबल 2। 1095,000 प्लस 35% ऑफ व्हाट 95 जी 30 एम्प्लॉयर ने कहा तुम परेशान ना हो, वो अपनी तरफ से सैलरी बढ़ाते रहेंगे, मैं तुम्हारा टैक्स देने को तैयार हूं। एम्प्लॉयर आगे बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हारी सैलरी पे सुना है 14 लाख टैक्स बन रहा है, मैं देने को तैयार हूं। FBR ने कहा इसका मतलब है अब उसको ना 9 लाख का फायदा मिल रहा है ना 13 लाख का फायदा मिल रहा है, अब उसको कितने का फायदा मिल रहा है 14 लाख का फायदा मिल रहा है। तो इसलिए FBR ने कहा इसकी सैलरी दोबारा निकालो। बहरहाल ये ना खत्म होने वाली स्टोरी है, इसको आइडियली 6-7 स्टेप तक लेके जाना चाहिए। उसके बाद असल में ना ऐड करते भी रहें तो ख़ास टैक्स में फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हमने थोड़ी सी रिवाइज़ की है ना, तो इधर 3-4 लाख टैक्स पे फ़र्क पड़ा था, फिर दोबारा रिवाइज़ की, अब तकरीबन लाख रुपए टैक्स पे फ़र्क पड़ा है। आप आगे करेंगे तो 30-40 हज़ार फ़र्क पड़ना है, फिर आगे करेंगे तो 2-3 हज़ार फ़र्क पड़ना है। आगे आप जाते रहेंगे तो वो जो टैक्स एडिशनल FBR को देना बनता है वो काफ़ी कम होता रहेगा। तो इसलिए असूली तौर पे 6-7-8 स्टेप तक ज़रूर ये कैलकुलेशन जानी चाहिए और प्रैक्टिकली लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन पेपर में हमारी लिमिटेशन है, पेपर में एक लिमिट ही है ना, वो और कहाँ तक हम कर सकते हैं। तो पेपर में हम मजबूरन इस कैलकुलेशन को 3 स्टेप पे रोक दिया करेंगे, क्योंकि आगे आपने भी अपनी किताब में रोका हुआ है, लेकिन अपने याद रखने के लिए ऐसे ऐसे लिख लें, असूली तौर पे ये कैलकुलेशन आगे चलनी चाहिए।
लेकिन हम पेपर में नहीं चलाएंगे और 3 स्टेप के बाद रोक देंगे। फाइनली एम्प्लॉयर उसका 14 लाख टैक्स देने को तैयार है। फाइनली एम्प्लॉयर उसका 14 लाख टैक्स देने को तैयार है। अब करना क्या है वो सुन लें। पहले आप लोगों ने टैक्स बेनिफिट के अलावा सारी फिगर्स निकाल लेनी है। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, कार प्रोवाइडेड, हाउस प्रोवाइडेड, ओवन प्रोवाइडेड, सारा करके ये फिगर निकाल लेनी है। 56 लाख पे टैक्स बन रहा था, 9 लाख। एम्प्लॉयर ने कहा मैं देता हूं। एफबीआर ने कहा इसका मतलब है इसकी इनकम 66 लाख है। एम्प्लॉयर ने कहा 66 लाख पे भी मैं देता हूं 13 लाख। एफबीआर ने कहा इसका मतलब है इसकी इनकम 56 लाख जमा 13 लाख है। तो करना यह होगा आप लोगों ने कि 56 लाख में पहले 9 लाख ऐड करना होगा, फिर 56 लाख में 13 लाख ऐड करना होगा। तो अगर मैं आपको नोट करके दूं तो ये कुछ इस तरह बनेगा, याद रखने के लिए। पहले आपने 56 लाख में 9 लाख ऐड करना है, तो ये जवाब आ जाएगा आपका। फिर आपने 56 लाख में 13 लाख ऐड करना है। इस तरह अगर आप नोट कर लें, पहले 56 लाख में 9 लाख ऐड करना है, फिर 56 लाख में 13 लाख ऐड करना है। 56 लाख में 9 लाख ऐड करेंगे ये फिगर आ जाएगी, 56 लाख में 13 लाख ऐड करेंगे ये फिगर आ जाएगी। ये कौन सा पेज है? 86। अच्छा जी, आगे चलें। थर्ड लास्ट रो, बातें ना करें। आगे हमने मूव करना है जी। आगे क्या करना है कि फाइनली जो टैक्स बेनिफिट निकला है उसको आप पकड़ें, कितना निकला है? 14। अब इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी बता दें फाइनली। 707016। अब न्यूमेरिकल का फेस मिस्टर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन टैक्स ईयर 2000। चलें जी, बताएं भाई इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है अब इसकी? 707016 और यही इसकी टैक्सेबल इनकम है। 707016। अब जाकर न्यूमेरिकल का फेस आ गया है। आप 707016 पे टैक्स निकालें इसका। 10 प्लस 35% ऑफ 1469 1469,556। मोहतरम ये इसका टैक्स बन गया है, लेकिन एक काम करना है जो 500 रुपये के साथ किया था अभी थोड़ी देर पहले। 500 रुपये को इनकम में ऐड इसलिए किया था कि उसे खुशी हुई है एम्प्लॉय को, और एंड पे लेस इसलिए कर लिया था कि इट इज़ नॉट पेएबल टू गवर्नमेंट।
वाई इट इज नॉट पेएबल टू गवर्नमेंट? इसमें से कुछ टैक्स ऑलरेडी एम्प्लॉयर गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा के आ चुका है एडवांस में ही। लेस टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर, माइनस कर दें वो टैक्स जो ऑलरेडी एम्प्लॉयर ने पे किया हुआ है, वो कितना है? वो वही है जो यहां पे आपने ऐड किया है, 1430160 पेएबल टू गवर्नमेंट। जी एक मिनट, अच्छा अब सवाल में ये लिखा हुआ है कि टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। सैलरी पे टैक्स बर्दाश्त कर रहा है एम्प्लॉयर, सवाल में ये लिखा हुआ है। लेकिन हमारा सोल्यूशन कह रहा है कि एम्प्लॉय ने पे करना है सिर्फ 39,000। 14 लाख तो चलो उसने पे कर दिया ना, एम्प्लॉय ने पे करना है 39,000। नाउ व्हाई दिस सोल्यूशन, व्हाई दिस इज नॉट जीरो? इट शुड बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए क्योंकि सवाल में एक बड़ी बड़ी लाइन लिखी हुई है कि एम्प्लॉय विल नॉट गोना पे एनी टैक्स। सवाल में लिखा हुआ है टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय, इट इज नॉट टू बी पेड बाय एम्प्लॉय। तो ये क्यों आ रहा है हमारा 39,000? पेएबल बाय एम्प्लॉय तो जीरो होना चाहिए क्योंकि हमने कैलकुलेशन को स्टेप 3 पर, घर में जाके स्टेप 6 तक कीजिएगा, इंशाल्लाह ये जवाब 20-25 रुपए आ रहा होगा सिर्फ, यानी ना होने के बराबर टैक्स होगा जो एम्प्लॉय ने पे करना होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को सूली तौर पे टैक्स पे करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने आपके समझने के लिए एक लाइन डाली हुई है, आइडियली इट शुड बी ₹0, आइडियली ये टैक्स 0 रुपए होना चाहिए, बट वी हैव स्टॉप्ड द कैलकुलेशन एट स्टेप 3 सो इट इज नॉट 0। पानी डालना, इस वजह से ये 0 नहीं है। भाई ग्लास मंगवाएं, पड़ा हुआ है। मोबाइल यूज कर लें फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी आगे। ये लाइन पेपर में लिखने को जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, उधर ही रखो कैमरा, नोट कर लें, ये 1-2 मिनट लगा के इसमें करना है। चलें ये क्वेश्चन नंबर 2 जगा दें सबको। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स। बेसिक सैलरी इज 3,40,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस इज 1,30,000 पर मंथ, कैपिटल गेन इनकम इज 6 लाख। अल्लाह अकबर, कैपिटल गेन इनकम इज, टैक्स ऑन सैलरी इज टू बी बर्दाश्त बाय एम्प्लॉयर। सैलरी पे टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? तो इस सवाल में एक चीज मैंने सिर्फ नहीं डाली है, कैपिटल गेन इनकम 6 लाख की, बाकी दोनों वाले ऊपर वाली फिगर्स मैंने सेम रखी हैं। नहीं बस हो गया, इतना सा करना है, बाकी नहीं करना। अच्छा
मोहतरम ये अब अगर हम सवाल को चलाएं शुरू से तो सवाल कुछ ऐसे चलेगा। चलाऊं, चलें। 3,40,000 और 1,30,000, 3,40,000 इंटू 12 प्लस 1,30,000 इंटू 12, 56,40,000। 56,40,000 पर जो टैक्स बेनिफिट मिलना है वो कैलकुलेट करना है हमने। उसके लिए हम 56 लाख को इधर ले गए। 56 लाख पे 9 लाख टैक्स बना। एम्प्लॉयर ने कहा मैं देता हूं, एफबीआर ने कहा डाल सैलरी में। इनकम बन गई 66 लाख। एम्प्लॉयर ने कहा ये 13 लाख टैक्स मैं देता हूं, एफबीआर ने कहा डाल सैलरी में। एम्प्लॉयर ने कहा ये 14 लाख मैं देता हूं, एफबीआर ने कहा डाल सैलरी में। तो 14 लाख मैं इधर ला रहा हूं। उसी रिदम पे चलें और 14 लाख को सैलरी में डाल दें। जवाब 701। और आप इसको सवाल के फेस पे ले जाएं ताकि इसमें फिर कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्स वगैरह ऐड करें और हमारी टैक्सेबल इनकम निकल आए। जी भाईजान, इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेवन सिक्स। आगे जरा आप खुद ही पूरा कर लें सारा। क्या इधर क्लास चल रही है, किधर? चलें जल्दी करें, आगे खुद सॉल्व कर लें। बताएं जी टैक्स। भाई इसका लें 75%। सारे लोग 76701670 का लें 75% और इसको कंपेयर करें सैलरी से। तो सैलरी ज़्यादा तो टेबल 2 जी लगाएं। 10,000,000 प्लस ऑफ 16। जवाब 79,556। क्या यही टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा दिया जाए या फिर इसका ऑलरेडी कुछ टैक्स एम्प्लॉयर पे कर चुका है? वो जो 500 रुपये को हमने लेस किया था एंड पे क्वेश्चन नंबर 3 में, उसी तरह ये वाला टैक्स एम्प्लॉयर पे करने को तैयार है, बल्कि पे भी कर चुका है। 14 लाख को अब लेस कर दें जिसको आपने ऐड किया हुआ है। लेस टैक्स ऑलरेडी पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी, 16
93 आइडियली इट शुड ऑल्सो बी जीरो, या इसमें कैपिटल गेन का टैक्स भी है, तो इट शुड नॉट बी जीरो। अब ये नहीं कहना चाहिए कि ये भी जीरो हो, ये तो जीरो से ज्यादा ही होना चाहिए वैसे। भाई उनको कहें ऑरेंज कलर के सफ़े पे शेयर सर्टिफिकेट लेके आए, नीचे जाएं। अच्छा जी, अब आपने करके आना है क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में, डेट इज ऑन पेज नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक बात यहां जरा याद रख लें कि, रहने दो, इस वर्किंग में हमेशा टेबल 2 लगना है, और जब फेस बनेगा न्यूमेरिकल का तो यहां हो सकता है टेबल 1 लगे या टेबल 2 लगे, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूं किताब पर। इस वर्किंग में ऑलवेज अप्लाई टेबल 2, और यहां पर जब न्यूमेरिकल का फेस होगा तो टेबल 1 और टेबल 2, या टेबल 1 लगेगा या टेबल 2 लगेगा। नेक्स्ट, बॉयज थर्ड रो, बातें ना करें। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम निकाल लें।
पेज नंबर 96। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ये होता है कि कंपनी का कोई सेल्स मैनेजर होता है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर होता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, कंपनी का कोई पीएन होता है, कोई गार्ड होता है, कोई ऑफिस बॉय होता है। हम उसे कंपनी का मालिक बना देते हैं कंपनी के शेयर देके। आगे उसकी मर्जी है कि वो कंपनी के शेयर खरीदे या ना खरीदे, लेकिन हम उसे ऑफर ज़रूर करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हम तुम्हें कंपनी का मालिक बनाना चाहते हैं, अगर तुम बनना चाहते हो तो कंपनी के शेयर खरीद लो। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय को क्या दिए जाने लगे हैं? एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच कंपनी में इशू द शेयर्स टू एम्प्लॉय। ये असल लाइन है जिसको आप हाईलाइट कर लें। कंपनी में इशू द शेयर्स टू एन एम्प्लॉय। कंपनी किसको शेयर इशू करेगी? एम्प्लॉय को। लें जी, हमने शेयर्स मंगवा भी लिए हैं। जो ये शेयर्स होंगे कंपनी किसको इशू करेगी? एम्प्लॉय को। इसके ऊपर लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट। ओके, बातें नहीं भाई, हंसना नहीं। थर्ड रो ब्लैक कैप पहनी हुई भाई, प्लीज हंसना नहीं। क्लास चल रही है, क्लास के बाद हंस हंस के लोटपोट हो जाना मेरी तरफ से। अच्छा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम मीन्स एनी एग्रीमेंट अंडर विच अ कंपनी में इशू शेयर्स इन द कंपनी टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर इशू किए जाएंगे, और एन एम्प्लॉय ऑफ अ जानने वाली कंपनी, या जानने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर इशू किए जाएंगे। जैसे पीटीसीएल की जानने वाली कंपनी यूफोन है, तो पीटीसीएल अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर दे या यूफोन के एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर दे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी को जब एम्प्लॉयज को पता चलता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो एम्प्लॉयज को कंपनी पर एतमाद नहीं होता, तो एम्प्लॉयज कहते हैं एक एतमाद वाला बंदा डालो बीच में। कोई भी शरीफ बंदा होता है बीच में, उसको डाल दिया जाता है। तो फिर कंपनी पहले शेयर इश्यू करती है ट्रस्टी को, जिस पर एतमाद होता है। उसके बाद ट्रस्टी शेयर इशू करता है एम्प्लॉयज को। इस ट्रस्टी का नाम होता है ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट। ट्रस्ट एक इदारा होता है जहां से ये बंदे मिल जाते हैं जिन पे एतमाद होता है लोगों को। तो फर्ज करें इंजमामुल हक साहब, शाहिद अफरीदी साहब, कुछ साहब हैं, उन पे सारे लोग एतमाद करते हैं, तो फिर कंपनी पहले शेयर उनको इशू कर देगी, वो लोग अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर देंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ट्रस्टी को पहले शेयर इशू किए जाएंगे और फिर ट्रस्टी एम्प्लॉय को शेयर इशू करेगा। जी, ट्रस्टी ना कंपनी का बंदा होता है ना एम्प्लॉय होता है। ट्रस्टी पर एतमाद किया जाता है दोनों तरफ से, एतमाद का नाम है ट्रस्टी। पता नहीं, मुझे बता देना, ये तो टैक्स की क्लास की बात नहीं है, क्लास के बाद आ जाओ। अच्छा, हाइब्रिड में होगी, सेकंड रो में बातें हम आगे चलते हैं। तो द कंपनी, ऊपर से मिला के येलो वाला पढ़े, कंपनी में इशू शेयर्स इन द कंपनी टू, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, टू द ट्रस्टी। तो अब इसको हाईलाइट कर लें। अब हाईलाइट की हुई बात पढ़ें, कंपनी में इशू शेयर्स टू ट्रस्टी। पहले किसको इशू करेगी? ट्रस्टी को। एम्प्लॉय को कहां से हो गया? ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट एंड द ट्रस्टी में, ब्रैकेट का मतलब होता है, इस ब्रैकेट को आपने याद करना है, लेकिन मैंने इसे ब्रैकेट में ले लिया कि इसके जुदा भी आप बात पढ़ेंगे, आपको शायद ज्यादा अच्छी समझ आ जाए।
ब्रैकेट में मैं इसलिए लेता हूँ कि इसके अलावा भी बात पढ़ेंगे तो बात तो समझ आ जाएगी आपको, और आपके लिए याद करना भी आसान हो जाएगी, क्योंकि टूट के दो हिस्से बन जाएंगे ना चीज़ के। तो पहले ट्रस्टी को शेयर इशू किए जाएंगे एंड द ट्रस्टी में ट्रांसफर, एंड द ट्रस्टी में ट्रांसफर द शेयर्स टू एन, या जानने वाली कंपनी का एम्प्लॉय। चलें ये रजिस्टर से एक सफा मुझे फाड़ के दे दें। नहीं सब सारे नहीं, उसके रजिस्टर से आसानी से पढ़ा जाएगा, ये दे दें। अच्छा जी, आप कॉलेज में तशरीफ लाए 15 जनवरी को, नए सेशन की इनरोलमेंट चल रही थी। भाईजान होगी बातें? चलो जी, फिजिकल क्लास में 4th लास्ट रो में बातें होगी और लास्ट रो में भाई मुराकबे में गए में। 15 जनवरी को कॉलेज वालों ने प्री रजिस्ट्रेशन ओपन की हुई थी, प्री रजिस्ट्रेशन ओपन की हुई थी। आप आए, आपने प्री रजिस्ट्रेशन बाय कर ली 8,000 रुपया देके, 8,000 रुपया देके आपने प्री रजिस्ट्रेशन बाय कर ली कि जी मैं फ़लाँ टीचर के फ़लाँ बैच में पढ़ना चाहूँगा। क्लासें शुरू होनी थी मार्च में, क्लासें शुरू होनी थी मार्च में आपने जाके आप परचेज की सीट क्लास के लिए, में भी आपने जो है वो 14,000 रुपया दे के सीट बाय कर ली। 8,000 रुपया आपने प्री रजिस्ट्रेशन के पे किए और 14,000 रुपया आपने सीट खरीदने के पे किए। 22,000 पे करके आप आराम से बैठ के ऐसे क्लास में बैठे रहते हैं। और कभी क्लास हो रही होती है और आप घर बैठे होते हैं, और कभी क्लास शुरू हो चुकी होती है, आप लेट आते हैं। वो कर रहे हैं आप क्लास के साथ जो आप अपने बच्चों को भी नहीं बता सकते। अच्छा, तो आपने सबसे पहले बाय की प्री रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अच्छा हो गया कमेंट्स। चलो जी आगे चलते हैं। जो भी कमेंट्स हो पर्ची पे लिख के मुझे दे दिया करें, मैं घर जाके पढ़ लिया करूंगा। तो आपने प्री रजिस्ट्रेशन बाय की पहले, बाद में आपने क्लास के लिए सीट बाय की, और ये सारा करने के बाद अब आपको पढ़ने का हक है क्लास के अंदर। सिमिलरली जब कंपनी एम्प्लॉय शेयर स्कीम लॉन्च करती है तो लोग प्री रजिस्टर करते हैं। प्री रजिस्टर जब लोग प्री रजिस्टर करते हैं तो तब कंपनी उनको एक सफ़ा बना के देती है। उस सफ़े का नाम होता है राइट, कागज का टुकड़ा। यू हैव द राइट टू बाय शेयर्स, यू हैव द राइट टू बाय। ये कागज का टुकड़ा जिस बंदे के पास होगा, ये एविडेंस होगा कि उसने क्या करवाई हुई है, प्री रजिस्ट्रेशन। उसने क्या करवाई हुई है? ये कागज का टुकड़ा शायद मुफ्त में मिले, शायद 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 देके मिल जाए। ये कागज का टुकड़ा आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन चंद दिनों बाद जब आप प्री रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे फिर कंपनी ऐलान करेगी अब वक्त आ गया है हमारे शेयर्स लॉन्च करने का, अब हम अपने शेयर्स लॉन्च करने लगे हैं। तो फिर आप कंपनी से जाके अच्छे खासे पैसे देके क्या बाय करेंगे? शेयर्स बाय करेंगे। पहले आपने क्या बाय किया? कागज का टुकड़ा। पहले आपने क्या बाय किया? कागज का टुकड़ा। फिर आपने क्या बाय किए? शेयर्स बाय किए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? असल में अगर ये शेयर्स बाजार में 150 रुपए के हैं और आपने 100 रुपए पे किए शेयर खरीदने के, और अगर ये शेयर बाजार में 150 रुपए के हैं तो आपने 100 रुपए दिए शेयर खरीदने के और 10 रुपए दिए आपने कागज का टुकड़ा खरीदने के। तो 150 माइनस 100 माइनस 10, 40 विल बी योर इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि वो चीज जो बाजार में 150 की मिल रही थी वो एम्प्लॉयर ने आपको 100 जमा 10 110 में दे दी। फॉर्मूला और बैक एंड थीम
वही है इसमें जो कि थी हमारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड में। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर ट्रांसफर करता था, गाड़ी ट्रांसफर, हमेशा के लिए लैपटॉप ओवन ट्रांसफर करता था, हम कहते थे फेयर मार्केट वैल्यू लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो हम लेते थे उस चीज की फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। बैक एंड थीम वही है कि बाजार में शेयर 300 रुपए का, आपको शेयर मिला 200 का और राइट मिला 20 रुपए का। 300 माइनस 200 माइनस 20, 80 रुपए का आपको फायदा हो गया। तो बैक एंड पे थीम वही है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लें, नोट करना पड़ेगा आपको। खुद नोट करना पड़ेगा, ये खुद नोट करना पड़ेगा ये सवाल। एम्प्लॉय शेयर स्कीम का सवाल है। किताब में शुरू में सफ़े खाली है ना, तो 3 सवाल मैंने करवाने हैं, एक ये है, एक दूसरा, एक तीसरा है। नोट कर लें छोटे छोटे करके। पेज नंबर पता नहीं क्या लगा हुआ है, पेज नंबर। ओके, सो उमर साहब हैं, भाई जल्दी कर लो यार, 15 साल लगाने हैं नोट करने में। उमर साहब हैं, उन्होंने परचेज किया है कागज का टुकड़ा, परचेज राइट्स। क्या परचेज किया है? राइट्स, जिसका नाम है प्री रजिस्ट्रेशन। उमर साहब ने प्री रजिस्ट्रेशन बाय की है 5000 शेयर्स के लिए। कॉस्ट पेड फॉर राइट इज 25,000। कंपनी को ये कागज का टुकड़ा जो है वो थमा दिया कंपनी ने उमर को। उमर ने कागज का टुकड़ा या प्री रजिस्ट्रेशन, उमर किसी कंपनी में नौकरी करता होगा ना, वहाँ एम्प्लॉय होगा, तो उमर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा ख़रीदा है 25,000 रुपया दे के। इसके पीछे बहुत ताकत छुपी है कि आपको 25,000 शेयर मिल सकते हैं जो बाज़ार से शायद महंगे मिलें, लेकिन कंपनी आपको वो सस्ते दे देगी। आपने प्री रजिस्ट्रेशन करवा ली। जैसे घी का डब्बा अभी मार्केट में शॉर्ट हुआ हो तो आप दुकानदार को 50 रुपये दे के आ जाएं कि यार 450 रुपये बाद में दूंगा, 500 रुपये का घी का डब्बा है, 50 रुपये भी मेरी प्री रजिस्ट्रेशन पकड़ लो। तो प्री रजिस्ट्रेशन आपने करवा दी 25,000 रुपये दे के। आपके पास अब ये कागज़ का टुकड़ा है। द राइट्स आर परचेज ऑन यकम मार्च 16। यकम मार्च 16 को आपने ये राइट परचेज किया है, कागज़ का टुकड़ा परचेज किया। ही एक्सरसाइज द राइट, इसने जाके राइट कंपनी को जमा करवा दिया। एंड परचेज्ड शेयर, और क्या खरीद लिए? अब बोलें ये कंपनी का क्या बन गया? मालिक बन गया। एंड परचेज द ऑन यकम अप्रैल। यकम मार्च को इसके पास क्या था? कागज का टुकड़ा। 15 मार्च को कागज का टुकड़ा, 18 मार्च को कागज का टुकड़ा, 29 मार्च को कागज का टुकड़ा। यकम अप्रैल को देखिएगा जरा, ही देखिएगा 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 देखिएगा, ही एक्सरसाइज्ड द राइट एंड परचेज्ड द, ये कंपनी का मालिक बन गया है। शेयर के अच्छे खासे पैसे दिए हैं, पैसे 350 रुपये पर शेयर इसने दिए हैं। वैसे बाजार में ये शेयर काफी महंगे मिल रहे थे। कितने के मिल रहे थे? 380 के। अब फॉर्मूला वही होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। अच्छा, सबसे पहले हमारा साल शुरू हुआ यकम जुलाई 15 को, खत्म हुआ 30 जून 16 को। यकम मार्च को मैंने राइट खरीदे हैं और यकम अप्रैल को मैं कंपनी का मालिक बन गया हूं।
अप्रैल मई जून, यकम अप्रैल को मैं कंपनी का मालिक बन गया हूं। यकम मार्च 16, इवेंट का नाम परचेज राइट्स। इस दिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, परचेज राइट्स वाले दिन आपने कुछ भी नहीं करना, सैलरी में कुछ ऐड नहीं होगा। फिर आपने वेट करना है यकम अप्रैल आने का। यकम अप्रैल 16 के इवेंट का नाम है एक्सरसाइज्ड राइट एंड परचेज्ड शेयर्स, ये इवेंट का नाम है। कोई पूछने वाला पूछे इस दिन क्या हुआ, आपने बताना है मैंने राइट जमा करा के शेयर खरीद लिए हैं, राइट जमा करा के शेयर खरीद लिए हैं। अब मैं कैलकुलेट करने लगा हूं इस बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट। तो पहली लाइन पढ़ें, राइट्स कितने के खरीदे हैं? 25,000 के। शेयर कितने के खरीदे हैं? 350 के। कितने शेयर? 1 और 0, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 5,000 ज़रब 1900,000 125. So that is my income from salary. तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, दैट विल बी एडेड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जी, शेयर्स को कैपिटल गेन में पढ़ा था, शेयर्स का बिकना या मिलना? बेचना। अभी तो मिले हैं, अभी तो शेयर्स मिले हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, बेचना इंशाल्लाह कैपिटल गेन में ही जाएगा। अभी मिले हैं या बेच दिए हैं? यकम अप्रैल को भी मेरे पास शेयर पड़े हैं, 30 जून को भी मेरे पास शेयर पड़े हैं। शेयर का मिलना मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, शेयर का बेचना तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ओके, राइट जिस दिन खरीदा उस दिन क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, यकम मार्च को कुछ भी नहीं करेंगे। जब राइट जमा करवाकर राइट एक्सरसाइज करना, राइट जमा कराने का मतलब क्या है? राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदा, उस दिन किस हेड में डालेंगे गेन? फॉर्मूला वही होगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। होगी जी, 4th क्लास रो में फिजिकल क्लास में बातें हो गई। चलो जी आगे चलते हैं। चलें जी, जागते रहना भाइयों। इसकी अंग्रेजी पढ़ें। ये सेक्शन 14 का 2 है, ये सेक्शन 14 का 2 है, ऊपर लिखा हुआ था मैंने।
सेक्शन 14 का 2 पढ़ें जी। पेज नंबर कौन सा है? 96। जिस दिन मैं राइट एक्सरसाइज करूं, जमा करवाऊं, या जिस दिन मैं कंपनी से शेयर खरीदूं या कंपनी शेयर इशू करे, एक ही बात है ना। इस इवेंट के 3 नाम हैं, राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीद लूं या कंपनी कहे मैंने शेयर इशू कर दिए। जब कभी शेयर इशू हो जाए एम्प्लॉय को अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, इसमें यह बात भी शामिल है इंक्लूडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, कि उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। ये जो कागज का टुकड़ा होता है ना राइट, इसका एक और नाम ऑप्शन भी होता है, इसका एक और नाम। इसमें आप ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं या राइट एक्सरसाइज करते हैं। फॉलोइंग अमाउंट इज चार्जेबल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, हमारी मिसाल में थी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 380, लेस कंसिडरेशन का मतलब अमाउंट, लेस अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय फॉर द शेयर्स, वो थी 350, एंड फॉर द राइट, तो हमारे सवाल में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स थी 380, कॉस्ट ऑफ शेयर थी 350 और कॉस्ट ऑफ राइट थी 2500 रुपीज इन 1000, 1900 और 1750 गेन आया था। अलग से जी भाई, एम्प्लॉय होना जरूरी है, ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम एम्प्लॉयज के लिए ही है। हाँ वो सवाल में बताया होगा। कंसिडरेशन के ऊपर मैंने अमाउंट लिखा है, लेस अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर फॉर शेयर्स एंड फॉर द राइट्स। ओके आगे चलें। अगला सवाल नोट करें। अच्छा वैसे एक चीज मुझे बता दें, इस इवेंट का नाम क्या है? बोले परचेज राइट बाय पेइंग 25,000 ऑन यकम मार्च। इस इवेंट का नाम बोले परचेज राइट बाय पेइंग 25,000 ऑन यकम मार्च। दोबारा बोलें परचेज्ड ऑप्शन, इसका नाम एक और भी है, परचेज्ड ऑप्शन बाय पेइंग रुपीज 25,000 ऑन यकम मार्च। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्री रजिस्ट्रेशन। एक्सरसाइज राइट्स या परचेज शेयर या कंपनी इशूड शेयर, इन तीनों लाइनों का एक ही मतलब है कि मुझे शेयर मिल गए हैं राइट जमा करवाकर। चलें जी अगला सवाल नोट करें, क्वेश्चन नंबर 2, खुद नोट करना पड़ेगा। नोट कर लिया? ये सेक्शन 14 का 5 आपको कराने लगा हूं।
कासिम परचेज कागज का टुकड़ा प्री रजिस्ट्रेशन ऑन यकम अप्रैल फॉर 22,000। कासिम ने कागज का टुकड़ा राइट खरीदा 22,000 का। द कागज का टुकड़ा और सोल्ड, प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं। साथ वाले की तरफ चेहरा करके पूछे, राइट भी बिकते हैं इस दुनिया में? रशीद, राइट भी बिकते हैं इस दुनिया में? तुम किस दुनिया में रह रहे हो भाईजान? राइट भी बिकते हैं इस दुनिया में। पता चले आपने सर आसिफ के बैच की प्री रजिस्ट्रेशन करवाई, बाद में आप आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। आपने जाते जाते किसी को कहा, यार मैंने 8,000 की प्री रजिस्ट्रेशन करवाई थी सर आसिफ के बैच की, यार तुझे क्या याद करेगा, 13,000 की देता हूं, जा। तो पता चले प्री रजिस्ट्रेशन भी बिक रही हैं। बल्कि नीचे वाली क्लास में मुझे किसी ने बताया कि बिकी हैं। बच्चों ने फेसबुक पे लगाया हुआ था, फिजिकल सीट ऑफ फलां टीचर इज फॉर सेल। तो प्री रजिस्ट्रेशन खुद करवाई हुई थी और फिर बच्चों को आगे प्री रजिस्ट्रेशन बेच रहे थे। ये सुना है आप लोगों ने? किसी ने देखा सुना? तो प्री रजिस्ट्रेशन भी बिकती हैं रशीद, प्री। तो ठीक है, कागज का टुकड़ा बिक रहा है। जो एम्प्लॉय बेचारा पैसे अरेंज ना कर सके शेयर खरीदने के, जो एम्प्लॉय शेयर खरीदने के पैसे अरेंज ना कर सके, वो शेयर खरीदता ही नहीं, वो कागज का टुकड़ा बेच देता है। कागज का टुकड़ा बेच देता है। जो एम्प्लॉय प्री रजिस्ट्रेशन करवा ले, बाद में उसका इरादा बदल जाए, तो वो कागज का टुकड़ा बेच देता है। द राइट्स आर सोल्ड को बड़ा बड़ा हाईलाइट कर लें, कागज का टुकड़ा ही बेच दिया। साढ़े 7 आना था तुम्हें। अच्छा, द राइट्स आर सोल्ड फॉर 25,000। इनकम फ्रॉम सैलरी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कितने का कागज का टुकड़ा बेचा? 25,000। कितने का खरीदा था? क्या गेन आया? इस इवेंट का नाम डिस्पोजल ऑफ राइट। कागज का टुकड़ा बेचा, डिस्पोजल ऑफ राइट। अच्छा जी, तो क्या हुआ? आपने पहले कागज का टुकड़ा खरीदा होगा, बाद में कागज का टुकड़ा, तो आप कंपनी के मालिक बने ही नहीं, आपने कागज का टुकड़ा ही बेच दिया। 14 का 5 पढ़ें। पेज नंबर कौन सा है? 96 पे 14 का 5 पढ़ें। जो बात मैंने ब्रैकेट में ली हुई है उससे ब्रैकेट में ले लें। जब किसी टैक्स ईयर में एक एम्प्लॉय बेचे राइट या ऑप्शन, जब किसी टैक्स ईयर में एम्प्लॉय क्या बेचे? राइट या द अमाउंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी गेन एज कैलकुलेटेड बिलो। ए माइनस, where A is the consideration and B is the cost of what? Consideration of right and cost of right. तो हेडिंग पढ़ें क्या है?
डिस्पोजल ऑफ राइट या कागज का टुकड़ा, सेल ऑफ राइट। क्या? उसी कंपनी के दूसरे एम्प्लॉय को बेचेगा। ओके जी, बस फिर फारग है, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, जाया फिर बस। क्वेश्चन 3 नोट करें, फिर छुट्टी। क्वेश्चन 3, मिस्टर जासिम परचेज द कागज का टुकड़ा फॉर 30,000 ऑन यकम फरवरी 2020। मिस्टर जासिम ने यकम फरवरी 2020 को कागज का टुकड़ा खरीदा है, कितने का? 30,000 का। और द वैल्यू ऑफ कागज का टुकड़ा ऑन 30 जून इज 40,000। द वैल्यू ऑफ कागज का टुकड़ा एट ईयर एंड इज 40,000। ओ माय गॉड। भाईजान कागज का टुकड़ा कितने का खरीदा? ईयर एंड पर जेब में पड़ा 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 महंगा हो गया। कितने का हो गया? वो कागज का टुकड़ा जो 30,000 का खरीदा था, जेब में पड़ा पड़ा महंगा हो गया। क्या मैंने ये कागज का टुकड़ा जमा करा के शेयर खरीदे हैं? क्या मैंने इस कागज के टुकड़े को बेच के जान छुड़ा दी है, या मेरे पास पड़ा हुआ है? लिखें पड़ा पड़ा महंगा हो जाए तो कुछ नहीं करना। लिखें राइट पड़ा पड़ा महंगा हो जाए तो कुछ नहीं करना। राइट पड़ा पड़ा, राइट पड़ा पड़ा महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए तो कुछ नहीं करना। राइट पड़ा पड़ा, पेड़े अलिफ पेड़े अलिफ, राइट पड़ा पड़ा महंगा सस्ता हो जाए तो कुछ नहीं करना। यार ज्वेलरी पड़ी पड़ी महंगी हो जाए कुछ करते थे, या ज्वेलरी के बिकने का वेट करते थे? पेंटिंग पड़ी पड़ी महंगी हो जाए कुछ करते थे, या पेंटिंग के बिकने का वेट करते थे? क्या करें फिर? पड़ा पड़ा महंगा हो गया है। As per section 1, as per section 14(1), the value of right, the value of is, ऐसे हाथ रखें, is not, साई की तरफ देखें, is not chargeable to tax. So the income from salary is 0. Oh, please don't shut down the books. Not good. So that is your income from salary, and that is the ANDA. So at the end of class, you got the ANDA. I don't know what you have did in this class. At the end of class, I'm giving you this ANDA. Okay, let's read out the theory of section 14, subsection 1. Okay? Guys ready? Ready guys? Guy, हर guy ready है? Yeah, you should be ready. सुना करें बात और माना करें। 14 का सबसेक्शन 1, the value of right, बोलें the value of फड़े फड़े की, बोले फड़े फड़े की, the value of right or the value of option is not chargeable to tax. ऐसे हाथ लाएं साथ वाले को, is not chargeable to tax. The value of right, जरा बोलें, ट्राई करें, the value of right
और द वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज नॉट एट ऑल, बोल रहे हैं आप, is not at all chargeable to tax, my real guy, is not at all chargeable to tax. बाकी ब्रैकेट में ले लें, बाकी ये ब्रैकेट में ले लें, इसको इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग अच्छा, होमवर्क में सवाल, वो क्लास ही क्या जिसमें होमवर्क ना हो। सुभान अल्लाह, 2 सवाल तो पहले होमवर्क में दे दिए हैं, एक तीसरा आज मेरी तरफ से। क्या पसंद करेंगे होमवर्क में, बताएं क्या पसंद करेंगे होमवर्क में? पकोड़े तो जज्बात से खेलने वाली बात है। पेज 114 पर क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर 7 वाले का होमवर्क। पेज 114 पर क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज योर 7 वाले का होमवर्क, यू मस्ट डू इट। हाँ जी,